हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम और आप पढ़ने वाले हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फटाफट हम लोग बिना किसी देरी किए हुए। मेरे प्यारे बच्चों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा की राज्यसभा सीट पर हाल ही में कौन निर्विरोध चुनी गई है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो था ना, वो क्या था, रेखा शर्मा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था रेखा शर्मा। रेखा शर्मा चुनी गई है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कब से कब तक 3 दिवसीय राखी गड्डी महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। तो राखी गड्डी महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा 3 दिवसीय, 3 दिन का राखी गड्डी। अच्छा, राखी गड्डी आप लोगों को अच्छे से पता है ना कि ये एक साइट है आपकी, और ये साइट एक्चुअली कहाँ पे पड़ती है। तो ये वाली साइट पड़ती है हरियाणा के अंदर हिसार में, और यहाँ पे ही राखी गड्डी महोत्सव करवाया जाएगा। 20 से 22 दिसंबर तक करवाया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इस दौरान गांव के स्टेडियम में कुश्ती दंगल भी होगा। विद्यार्थियों को टीले नंबर 1, 2, 3, 4 पर जो है ना हेरिटेज वॉक जो है ना वो भी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ जो है ना यहाँ से निकलने वाली धरोहर है उसको कैसे संरक्षित किया गया है उसके बारे में बताया जाएगा। हर चीज़ों को जो है ना दिखाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से मिली है। आप बताओगे सर यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है। तो यहाँ से 5000 साल पुरानी बहुत सारी वस्तुएं मिल चुकी है अभी तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए राखी गढ़ी में लोगों के आने जाने के लिए बने हुए रास्ते कैसे थे, यहाँ से पानी कैसे निकलता था, जल निकासी का रास्ता, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो है। बहुत सारे जो कांस्य की धातुएं हैं वो मिली है। गेहूं चावल जो इसके साक्ष्य मिले हैं, और नर कंकाल मिले हैं। नर मादा के एक साथ कंकाल, मतलब आप जिसको कह सकते हो एक प्रेमी जोड़ों के कंकाल मिले हैं। ठीक है, और कंकाल का जो डीएनए है वो मिला है। इसके अलावा खट्टे बर्तनों के जो है ना वो खट्टी दाल और खट्टी बर्तनों के जो है ना अवशेष, मृद भांड वगैरह मिले हैं। सोने के आभूषण की फैक्ट्री मिली है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से मिली है। और इसको ना एशिया का सबसे बड़ा टीला भी कह रहे हैं हम लोग। वैसे इसकी सबसे पहली जो है ना वो पहली बार मतलब इसकी खुदाई 1963 से 1969 के दौरान डॉक्टर सूरजभान ने की थी। उसके बाद 97 से 1999 के बीच में अमरेंद्र नाथ के द्वारा यहाँ पे जो है ना खुदाई हुई। और ऐसा माना जाता है ये राखी गड्डी जो है ना ये दृष्टदती नदी के किनारे है एक। और राखी गड्डी को मोहनजोदड़ो की बहन भी कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे अभी वो म्यूजियम तो आपका नेशनल लेवल का है, वो बनेगा ही। अगला सवाल आपका है कि टू कोर यानी खड़ग कोर का बेस जो है ना हरियाणा में कहाँ पे है। तो खड़ग कोर का बेस हरियाणा के अंदर अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। बी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का ठीक रहेगा हमारे पास में। एक्चुअली भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 को जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध ने विश्व के नक्शे को बदला था। नक्शा इसलिए बदला क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को युद्ध समाप्त हुआ, और इसी युद्ध में ही बांग्लादेश का उदय हो गया था। इसी युद्ध में टू यानी कि द्वितीय कोर यानी कि खड़गा कोर का नाम कभी नहीं भूल सकते। इसमें जीत को जो एक अहम रोल अदा करवाया था ना, वो इसी कोर ने ही अपना काम पूरा किया था। पाकिस्तान में घुस के हमला किया था, और ये कोर अंबाला का जवान मेजर विजय रतन चौधरी ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया था इसमें। और अंबाला कैंट में ना विजय रतन चौक भी है आज। और इसके अलावा इनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। टू कोर यानी कि खड़ग कोर का अंबाला में 39 साल से अपना बेस है। पहले ये चंडी मंदिर में था, आज ये अंबाला में है, ये यहाँ पे ये बेस। और सेना टू कोर की स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर 1971 में हुई थी ये। लेफ्टिनेंट जनरल TN रैना के नेतृत्व में हुई थी ये। स्टार्टिंग में ये कोर बंगाल के कृष्णा नगर में थी इसकी स्थापना, और इसकी स्थापना के महज 2 साल बाद ही 1971 को जो है ना भारत और पाक युद्ध में जो है ना टू कोर ने भाग ले लिया था। और ये पाक युद्ध इतना लंबा चला, बाद में 1985 में से अंबाला शिफ्ट किया गया था। पहले तो ये इसका मुख्यालय चंडी मंदिर में था, उसके बाद में इसको अंबाला में, तब से इसका बेस बना हुआ 1985 से ही। अगला जो सवाल हमारे पास में आता है, ये 16 दिसंबर की बात थी। एक्चुअली 16 दिसंबर को मतलब भारत और मतलब बांग्लादेश का युद्ध या बांग्लादेश का उदय हुआ था, युद्ध समाप्त होके, तब करके इस टू कोर का नाम हमेशा हर साल आगे आ ही जाता है। तो टू कोर का हेड क्वार्टर कहाँ पे है इतना याद कर लेना आप लोग, अंबाला में पड़ता है। और ये 1985 में चंडी मंदिर से शिफ्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लेना। महिला श्रम बल भागीदारी के अंदर जो है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है। सबसे कम परसेंटेज बिहार में है, पंजाब में है और हरियाणा में। इन तीनों ही जगह पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक रहेगा।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसने अभी रिसेंटली 2017 से 17-18 से और 22-23 के बीच में भारत के लगभग सभी राज्यों में श्रम बल भागीदारी में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन इन राज्यों में सबसे कम जो है ना ये देखा गया, महिलाओं का लेबर फोर्स जो है ना सबसे कम नोट किया गया। और जबकि सबसे गरीब राज्य बिहार है, फिर भी वो पीछे है। ग्रामीण महिलाओं में महिलाओं का जो लेबर वर्क फोर्स है वो 2017 से 18 के बीच में लगभग 24.6% से बढ़ के 41.5% आ गया है। और इसके अलावा जो है ना शहरी क्षेत्रों का लगभग 24.4% से बढ़ के 25.4% आ चुका है ये। मतलब महिलाएं काम में, लेबर का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई वो मजदूरी वाला ही काम है, इन द सेंस हर सेक्टर में जो है ना इंक्लूड होना। तो देखो कई सारी चीज़ें होती है, महिलाएं शादी के बाद में भी, शादी से पहले भी, इससे कई सारे इफेक्ट पड़ते हैं महिलाओं के जीवन के। विवाहित पुरुष विभिन्न राज्यों में आयु समूह में जो ना सबसे ज़्यादा, मतलब जो शादीशुदा लड़का है, शादीशुदा पुरुष है, वो सबसे ज़्यादा काम में इन्वॉल्व है। विवाह से पहले महिला जो ना मतलब विवाह से महिलाओं में अगर देखा जाए, विवाह से पहले महिलाएं थोड़ा ज़्यादा काम करती है, विवाह के बाद में इसमें इफेक्ट आता है, कम हो जाता है ये। और इसमें कई सारे इफेक्ट है, बच्चा भी एक है, बच्चे को पालना, घर परिवार देखना, दो परिवारों की जिम्मेदारी आना, ऐसे कई सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। उम्र का भी एक आता है, इसमें हिस्सा आता है, जैसे लगभग 25 साल से जो 35 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती है काम में। उसके बाद में धीरे 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 घर परिवार संभालने की बात आ जाती है, थोड़ा और कम हो जाता है वो। तो पंजाब, हरियाणा, बिहार यहाँ पे थोड़ा कम नोटिस किया गया है आपका। और बाकी राज्यों में जो है ना, जैसे इसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ना, ये सबसे टॉप रहे हैं इस काम में। और इसके लिए सरकार ने योजना भी स्टार्ट कर रखी है, जैसे ड्रोन दीदी योजना स्टार्ट की है, दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टार्ट की है। तो ये योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले काम पे या उसके विकास पे जोर देती है, ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार में या कहीं किसी सेक्टर में इन्वॉल्व हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, घर परिवार संभालना एक एक अलग चीज़ है, वो ज़रूरी भी है, और आप ही से घर की सुंदरता रहती है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि प्लीज़ अपने आप को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करो, हुनर है तो ही कदर है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ, लेकिन प्लीज़ कुछ ना कुछ काम जरूर करो। ये काम, ये घर, ये परिवार, ये तो यूं ही संभलता रहेगा, ये चीज़ें अपने आप ही सेट रहेगी। आप एक दिन बीमार पड़ जाते हैं तो भी घर से परिवार संभलता ही है ना। तो प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सोचो। आप जिस भी एज ग्रुप के हैं, आई डोंट नो आपका एज क्या होगा, वो आप अपनी क्षमता को पहचानो, कहाँ आप किस सेक्टर में अच्छे हो। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे हो सकते हो, आप मतलब पढ़ने में अच्छे हो सकते हो सकता है आपको सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी आती होगी, हो सकता है आपका टैलेंट पढ़ने का बहुत अच्छा है, पढ़ाने का बहुत अच्छा हो सकता है, लिखने का टैलेंट अच्छा हो सकता है। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, हर किसी सेक्टर में आप इन्वॉल्व हो सकती हो। तो अपनी क्षमता को पहचानो और ऐसे ही समय जाया मत करो। कोशिश करो कि कुछ कुछ अपने सेक्टर में, कुछ जिस भी फील्ड में आप बेस्ट हो, उस फील्ड में आप इन्वॉल्व होकर उसमें थोड़ा और आगे जाओ। बात यहाँ अर्निंग की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि अपने मनपसंद काम को आगे लेके जाने की, अपने आप को अपने आप की सही पहचान बनाने की है। सबसे मुद्दई बात तो वो है यहाँ पे। पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा अगर आप अच्छे से काम करोगे तो। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है ना, ये गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक टाइप की एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये वाली। मुद्रास्फीति है, माइक्रो फाइनेंस है, ये कई सारे मुद्दों पे काम करती है ये। और इसके अलावा जो है ना, ये एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल इस टाइप के, जैसे हर साल सालाना आर्थिक जो बेसिकली इकोनॉमिक कंक्लूजन क्या रहा है, हमारे ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ा है, उन सभी पे बेसिकली जो है ना ये एक रिपोर्ट जारी करती है। किस हरियाणवी ने मुंबई के समुद्र में 12 किलोमीटर तक की स्विमिंग करके ट्रॉफी जीती है? तो ये है मुकुल दहिया। मुकुल दहिया ने ट्रॉफी जीती है। हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा थाना कला के गांव के रहने वाले हैं ये। और मुकुल दहिया ने 12 किलोमीटर की तैराकी में ट्रॉफी जीती है। ये मुंबई समुद्र में एलिफेंटा टापू से गेटवे ऑफ इंडिया तक की 12 किलोमीटर तक की तैराकी की है। इसके लिए इनको 3 घंटे 36 मिनट का टाइम लगा है टोटल। हरियाणा सरकार ने बुजुर्ग पेड़ों की पेंशन देने की योजना निकाली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एचएसएससी कई पेपरों में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसके तहत चरखी दादरी के कितने पेड़ों की उम्र 75 साल से ज्यादा पाई गई है हाल ही में? तो चरखी दादरी के अंदर टोटल 20 पेड़ ऐसे हैं जिनकी 75 साल से ज्यादा उम्र है। इस योजना का नाम है प्राणवायु वन देवता योजना। असल में इस योजना की घोषणा हुई थी फरवरी 2021 में, फिर इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया था 2023 के अंदर, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 2023 को।
और 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले पेड़ों की देखभाल के लिए इसमें 2750 रुपये सालाना मिलते हैं। हरियाणा में रेवाड़ी में ये सबसे ज़्यादा पेड़ है, 680 से ज़्यादा, और 2 नंबर पे यमुनानगर में पेड़ है ये। 75 साल से जो पेड़ पुराना है उसको रखने के लिए, ताकि वो हरियाणा के अंदर जो है ना बेसिकली पर्यावरण को ठीक ठाक बनाए रखे। वैसे भी पूरे हरियाणा में सबसे कम पेड़ पौधे ही है पूरे भारत में देखा जाए तो। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में संचालित अखिल भारतीय एकीकृत कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के द्वारा विकसित 1 हेक्टेयर जो है ना वो एक एकीकृत कृषि मॉडल प्रणाली है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। तो कौन से का है ये वाला, इसका ठीक आंसर जो है ना हमारे पास में क्या रहेगा, इस यूनिवर्सिटी का ठीक आंसर क्या रहेगा बताओ आप लोग। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले करंट अफेयर क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।